हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी घटना चक्र पूर्वावलोकन की, उसमें से आज हमारा अगला पार्ट होगा राष्ट्रीय प्रतीक। जो 2020 वाली घटना चक्र आई है उससे हमारी सीरीज चलाई जा रही है। इससे पहले हम लोगों ने करीब 5 से 6 वीडियो में इसे कंप्लीट किया था कुछ पार्ट्स को। आज शुरू होगी राष्ट्रीय प्रतीक। तो चलिए शुरू करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक। आपको बता दूं, हमारे द्वारा यहाँ पर आपको सभी प्रश्न का पूर्ण विश्लेषण की जाती है और उसके आंसर तथ्य अनुसार और बहुत विश्लेषण के साथ समझाई जाती है। तो इससे पहले कि जो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं उसे जाकर के आप एक प्लेलिस्ट बनी हुई है घटना चक्र 2020 पॉलिटी का घटना चक्र, वहां पर जाकर के आप प्लेलिस्ट से इससे पहले की वीडियो देख लेंगे। साथ ही इसके एक पार्ट मैराथन क्लास भी आई है, तो मैराथन क्लास को भी आप लोग जरूर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न से, जहां पर आपको पूर्ण विश्लेषण के साथ बताई जाती है अन्य सभी फैक्ट को जानेंगे। प्रश्न शुरू करने से पहले जो लोग हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कर दें। साथ ही पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और वहां पर दिए गए ग्रुप को, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज के अपडेट और डेली क्यूज आपको टेलीग्राम पर मिलते रहेंगे। शुरू करेंगे प्रश्न कोश यानी कि पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? भारत के जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाई गई थी वर्ष 1950 को। इसके विश्लेषण की बात करें तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। राष्ट्रगान को गाने का समय कुल 52 सेकंड है। आगे दूसरा प्रश्न, संपूर्ण राष्ट्रगान का गायन काल कितना है? 52 सेकंड। तीसरा प्रश्न, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? जो स्टेट एम्बल है इसे अंगीकृत की गई थी 26 जनवरी 1950 को। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया और यह सारनाथ वाराणसी में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के अनुकृत ली गई है। चौथा प्रश्न, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार की गई 22 जुलाई 1947 को। इसे संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में यानी 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 के बीच जो चौथी अधिवेशन हुई थी उसमें 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र जो होती है वह 24 तीलियों के साथ होती है तथा राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई 2:3 में होती है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र जो 21 तीलियां हैं, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 है। यानी कि यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगी वह है केवल एक प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाई गई थी। उसके आंसर देखें, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो केवल एक। छठा प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है यह है बाघ, जिसे पैंथेरा टाइग्रिस के नाम से भी जाना जाता है। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। सातवां प्रश्न,
भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वह है कमल। और कमल जो है भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिफेरा है। 8वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी जो है वह है मोर, जिसे पावो क्रिस्टेटस के नाम से जानी जाती है। और यह भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह है बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय वाक सत्यमेव जयते जो कि मुंडक उपनिषद से ली गई थी, और सारनाथ स्थित अशोक का स्तंभ जो कि जहाँ से लिया गया था इसे सत्यमेव जयते जो नीचे लिखी हुई है, और सत्यमेव जयते उपनिषद में मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 9वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। आगे 10वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? चक्र जो है यह प्रतीक है न्याय का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें कुल 24 तीलियां हैं और यह न्याय का प्रतीक है। 11वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि तीलियां कुल कितनी हैं? 24। 12वां प्रश्न, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। नीचे दिए गए कूट की सही व्याख्या यानी उत्तर देना है, तो न तो 1 और न ही 2 दोनों कथन जो है वह गलत है। विश्लेषण में देखें तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में यानी कि लीप ईयर में 21 मार्च को पड़ता है। यानी कि यहाँ पर बात करें तो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, जिसका पहला महीना चैत और आखिरी महीना फाल्गुन होती है, और इसे अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। अब अगला चैप्टर है हमारा नागरिकता, यानी कि नागरिकता से संबंधित सभी फैक्ट को जानेंगे। यहाँ पर हम लोग को इसके बारे में नोट्स जानना बहुत ज़रूरी है। अगर नोट्स को हम लोग क्लियर कर लेंगे तो हमारी सभी प्रश्न क्लियर हो जाएगी। तो हम लोग पॉइंट वाइज अगर नोट्स को समझते चलें तो इस प्रकार से है। जो नागरिकता है वह भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। इन सभी तथ्य को आप ध्यानपूर्वक सुनते चलेंगे। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है: जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से और अर्जित भूमि के समामेलन द्वारा, यानी कि बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। भारतीय नागरिकता का अंत यानी कि लोप 3 प्रकार से हो सकती है: किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता त्यागने पर, या और तीसरा सरकार द्वारा वंचित करने पर। आगे अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार में उपबंध है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में
उपबंध है। अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। इन सभी पॉइंट को आप ध्यानपूर्वक सुनते चलें और याद करते चलें। आगे है, प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। यानी अब जो है 10 वर्ष तक आपको निवास करनी होगी। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। वर्ष 2005 के नए संशोधित अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई है, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिकता दी जा सकेगी। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ है। यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है। तो ये थे हमारे नागरिकता से संबंधित प्रमुख नोट्स, जिसे हमने पॉइंट वाइज समझा है। और अब जानेंगे प्रश्न कोश नागरिकता से संबंधित। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? हम पाते हैं भाग 2 में नागरिकता संबंधित है और यह अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? जो नागरिकता भारतीय संविधान में है यह एकल नागरिकता है और इसे ब्रिटेन से लिया गया है। बात करें तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करती है और भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। जैसे अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है और नागरिकता का वर्णन भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। तीसरा प्रश्न, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? राष्ट्र तथा राज्य का दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, जो कि भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। चौथा प्रश्न, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा और भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। यहाँ जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता दी जाने की कुल 5 प्रकार है। जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा एवं किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। पांचवा प्रश्न, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह
भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिकों से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ सही हो जाएगा केवल 1 और 2। सरकार की आलोचना करने से किसी की नागरिकता नहीं ली जाती और न ही किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने से। छठा प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, यानी योग्यता नहीं रखती है? एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह यानी कि दादा दादी मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। यहाँ पर जो अर्हता नहीं है वह है वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। यहाँ विश्लेषण को समझे तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए जो अर्हता है वह है एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी तथा व्यक्ति का परपोता पोती माता दादा दादी ये सभी लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। और एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्त जो है खंड क में उल्लिखित है के साथ, इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देश जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करे के नागरिकों को इससे वंचित रखा गया है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन है वह है पहला, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 71(1) से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट किए गए। तो इसका सही आंसर जो है वह है ए, ऑप्शन हो जाएगा केवल डी। इसके पूर्ण विश्लेषण को समझे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 से लेकर 371 आई में नागालैंड को 371 में, असम को 371 बी, मणिपुर 371 सी, आंध्र प्रदेश 371 डी, सिक्किम 371 एफ, मिजोरम 371 जी, अरुणाचल प्रदेश 371 एच तथा गोवा 371 आई राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं। इस प्रकार जो है कथन एक सत्य था और भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में यद्यपि 2 तंत्र संघ और राज्य हैं, लेकिन भारत में नागरिकता एकहरी है जबकि अमेरिका में दोहरी। आगे, वे व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। आठवां प्रश्न, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? तो दोहरी नागरिकता जो है वह है अमेरिका में, अन्य सभी भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ये सभी में नहीं है। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है वह अमेरिका में स्वीकार की गई है और वहां प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। प्रथम नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहां वह निवास करता है। इसके विपरीत भारत में सिर्फ एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। आगे 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? शर्त को नियत करने के लिए सक्षम है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से और संसद।
तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 11 है में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कुल 7 वर्ष बिताने होंगे। 10वां प्रश्न, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल 7 वर्ष। 1955 1(a) के उपबंध के अनुसार। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार जो है वह है, यहाँ पर दी गई अनुसार संसद को होती है, पर संसद ऑप्शन में दिया नहीं गया है, यानी कि डाउटफुल है। तो यहाँ देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। प्रश्नगत विकल्पों में संसद का नाम नहीं है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगर हम विकल्प से देख लें तो यहाँ पर राष्ट्रपति भी है और लोकसभा भी है और केंद्रीय सरकार भी है। तो ये 3 जो है संसद के अंतर्गत आती है, जबकि राज्यसभा भी संसद के अंतर्गत आती है, उसका वर्णन यहाँ पर नहीं की गई है। लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा यह संसद के 3 अंग हैं। इस प्रकार हमारा कंप्लीट हुआ नागरिकता से संबंधित सभी प्रश्न। आगे जो है वह मूल अधिकार से संबंधित है। इसे हम लोग अगले क्लास में जानेंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ी चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो इसे हम लोग एक क्लास में, एक पार्ट में इसे एक साथ जान लेंगे, मूल अधिकार को। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो लोग इससे पहले के वीडियोज को नहीं देखे हैं वो जाकर के घटना चक्र पॉलिटी प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर चेक कर लेंगे। जो हमारे चैनल पे अभी तक जुड़े नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जाते जाते वीडियो को एक बार अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दें और लाइक कमेंट्स ज़रूर करें। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और वहां पर दिए गए ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, जहां आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप के लिंक्स दिए गए हैं। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।